और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कि घर का मारा पाकिस्तान बेचारा, क्योंकि उसके खुद वजीर दाखिला ने यह कह दिया है कि दरअसल पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई सीरियसली नहीं लेता है। ये एक बड़ा बयान है क्योंकि एक वजीर दाखिला की तरफ से आया गया बयान है। अब देखना यह होगा कि खुद पाकिस्तान में इसको लेकर रद्द-ए-अमल क्या आता है, इमरान खान इसको लेकर क्या कहते हैं, फौज के जो सरबराह हैं वो इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि ये बेहद सीरियस बयान आया है एक वजीर दाखिला की तरफ से। वजीर दाखिला वो होता है जिसके ऊपर दरअसल इंटरनल सिक्योरिटी जो होती है किसी भी मुल्क की, उसका दारो मदार होता है, वो तमाम चीजों को देखता है। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जिनसे मैं बात कर रही हूं। शिवदान जी, बेहद सीरियस इसको इसलिए लिया जाए, ये किसी जर्नलिस्ट की तरफ से नहीं है, किसी ऐसे वैसे लीडर की तरफ से नहीं आया है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसका दिमाग फिर गया हो जिसने इस तरह की बात कही हो, या फिर किसी अपोजिशन के लीडर या एक्स किसी वुज़रा की तरफ से नहीं आया है, बल्कि हाल के वजीर दाखिला की तरफ से ये बेहद इंपॉर्टेंट बयान आया है। ऐसे में ये दिखाता है कि पहली बात तो वहां की हुकूमत सिंक में ही नहीं है, कोई भी जिसकी जो मर्जी आती है आकर बोल देता है। अब जब किसी मुल्क की हुकूमत ही सिंक में ना हो, यानी कि वहां का वजीर आजम वजीर दाखिला ही सिंक में ना हो, तो वहां की फिर आवाम का तो अल्लाह ही मालिक है। देखिए, ये जो इनका स्टेटमेंट आया होम मिनिस्टर साहब का, ये शो करता है कि गवर्नमेंट डिसऑर्गेनाइज है। देखिए, डिसऑर्गेनाइज या डीजनरेशन हम कहते हैं जो बिखर गई है, हाँ। उसकी स्थिति जब आती जब उनके हालात फाइनेंशियली और लॉ एंड ऑर्डर टाइप सब ब्रेकडाउन हो चुका होगा। तो जब आपको खुद आइडिया है कि जब घर में कोई इस तरह हालात हो जाते हैं तो घर के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में बात करने लगते हैं। यही हालात पाकिस्तान के अंदर हो गए हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर भी पाकिस्तान में बहुत खराब है। तो ये एक और कोई एक कॉमन मैन बात करता तो मैं उसको कभी सीरियस ना लेता, मगर एक होम मिनिस्टर कह रहा है जिसके पास ऑथेंटिक डाटा आते होंगे रोजाना, उन डाटाओं के बेसिस पर उसने बात की है। और इस पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए मैं पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे सुपर पावर जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका ने आज पाकिस्तान को स्थिति में पहुंचाया और पाकिस्तान ने कभी इस बात को रियलाइज नहीं किया उनका कौन असली दुश्मन अच्छा चाह रहा है और कौन का बुरा चाह रहा है। 80 के दशक में पूरे विश्व को पता है कि रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी। अमेरिका खुद लड़ना नहीं चाहता था, उसने पाकिस्तान को एक मीडियम बनाया और पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को मदरसों से निकाल के उनको आतंकवादी बना करके अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। वो सेनाएं तो वापस चली गई, वो ये पाकिस्तान को मुगालता हो गया, हमेशा के लिए बर्बाद या पाकिस्तान को मुगालता हो गया कि हमारे लोगों ने इसको रूसी सेनाओं को वापस भेज, मगर रूसी सेना किसी और कारण से वापस गई थी। उसके बाद में पाकिस्तान को गुमा होने लगा कि उसके आतंकवादी बहुत स्ट्रांग हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उसकी वजह से आज उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक इंडस्ट्री के रूप में ले लिया, एक पूरे कंट्री को टेररिज्म में लगा दिया। आज उसका नतीजा है कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल है, उसका प्रोडक्शन जो कंट्री का जो जीडीपी है वो बिल्कुल लो है, वहां का जो प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है, किसी भी और वहां खत्म है, सब कुछ वहां पर बर्बाद हो पड़ा है। ये एक मानवता की, एक ह्यूमैनिटी की हार हुई है वहां पर। बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना है ऋषि मिश्रा जी कि ये भी इसके साथ साथ ये कहा गया है, ये बयान का एक हिस्सा है, अगर दूसरा हिस्सा हम ये देखें तो उसमें ये कहा गया है कि हालांकि उन्होंने खुद अपनी हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी किया है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इसमें जो यंग जो टेररिस्ट हैं जिनको शामिल किया गया है उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, ये कहना है एजाज अहमद का। क्या वाकई में इस पर यकीन किया जाए, या आपको लगता है कि ये एफएटीएफ को लेकर जो दबाव उनकी तरफ लगातार बन रहा है उसमें एक फेस सेविंग के लिए ये बातें भी कही गई हैं? देखिए, आप जानती हैं कि पाकिस्तान में 3 लेवल की सरकार होती है। एक डेमोक्रेटिक जो चुने हुए इमरान खान जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेना है और तीसरा मौलवी लोग हैं। तो ये सिर्फ आपने सही कहा है कि एफएटीएफ की जो फाइनल डिसीजन 18 अक्टूबर के आसपास आने वाली है, उसको मद्देनजर पाकिस्तान बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो उसमें दिखा पाए कि हम जो हैं कि आतंकवाद के मामले में कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और उठाया भी है। लेकिन एजाज अहमद के इस बयान पे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि
पाकिस्तान को लग रहा है कि यदि हम ऐसे कोई स्टेप नहीं लेंगे तो FATF हमें बैन कर देगा, जिससे वर्ल्ड से मिलने वाले जितने भी इकोनॉमिक हेल्प है वो बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं, और आप कुछ दिन पहले क्या कहते हैं एशियन पैसिफिक ग्रुप का भी रिएक्शन देखा होगा। 37 पॉइंट इनको दिया गया था, जिसमें इन्होंने सिर्फ 4 पॉइंट का जवाब दे पाए पाकिस्तान, 32 पॉइंट पे ये जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज का डर है। उसी का आप रिएक्शन देख रही हैं कि एजाज अहमद साहब ने ये कहा है कि हम जो है आतंकवादी जो ग्रुप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको प्रयास ये है कि उसको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन आप पाकिस्तान के उसका आप 70 साल का इतिहास देखिए कि पाकिस्तान कई बार वर्ल्ड के दबाव में, अमेरिका के दबाव में या अन्य फॉरेन के दबाव में ऐसे दिखावा करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मेजर कंसर्न ये है कि जिस प्रकार से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना को ये इन्वॉल्व पाकिस्तान करना चाह रहा है, वहां पे पाक चाइना कॉरिडोर बनाने की कोशिश किया जा रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। कोशिश नहीं किया जा रहा, ऑलमोस्ट वहां पर बन गया है, सालों से वहां पर काम चल रहा है। चाइना वहां पर प्रॉपर इन्वॉल्व है। गिलगित बल्टिस्तान की बात करें, POK की बात करें, तो वहां पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें चाइना ने बड़ा मोटा जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जी, इस पे हम हमारे देश को सोचना चाहिए। और तीसरा मेरा मेजर कंसर्न है कि हमारे देश में भी कश्मीर में 370-35 हटाने के बाद सरकार को वहां पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के भी सोचना चाहिए, ताकि भविष्य में पाकिस्तान इस चीज का फायदा नहीं उठाए। दूसरा जी, जैसे ही वहां के लोगों के बीच में पॉलिटिकल गैप बनेगा, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं बन पाएगी, हमारी सरकार इस पर सोच रही होगी और कई ऐसे स्टेप लिए हैं हमारी सरकार ने। लेकिन मेरा सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जितना जल्द हो वहां उतना बहाल कीजिए। मुख्य धारा के जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे बात कीजिए। और चौथा मेरा मेजर कंसर्न है कि जैसे ही अफगान और तालिबान से जो अमेरिकन फौज लौटेंगे तो वहां जितने जो तालिबान ग्रुप हैं वो मूव कश्मीर की तरफ करेंगे। तो इस पे भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से, अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान खुद 2 धड़ों में बटा हुआ है और सरकार जो है वो 2 धड़ों में बटी हुई है। संजीव जी, सवाल ये उठता है ऐसे में कि क्या अब एजाज अहमद को लेकर कोई स्टेप उठाएगी इमरान सरकार? क्योंकि अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उन्हें बखूबी पता है कि अभी फिलहाल माहौल किस तरह का बना हुआ है। हर जगह पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ रही है और उनके इस बयान को हर तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और हिंदुस्तान ये सोच भी रहा होगा, हमारी हुकूमत ये सोच भी रही होगी कि भाई हमारे पास तो एक बाकायदा तौर पर प्रूफ अब मिल गया है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए बुसरा जी, मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान की जो न्यूज़ है बहुत ज्यादा कवर करता हूं, बहुत ज्यादा देखता हूं बारीकी से। जो चीज आपने एजाज साहब के मुंह से सुनी है, जो वहां के होम मिनिस्टर हैं, ये बात वहां के आम आदमी की जबान पे है, वहां के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो वहां के मीडिया के लोग हैं, ये हर किसी की जबान पे है कि पाकिस्तान कहाँ फेल हुआ, किस तरीके से फेल हुआ। और वो हर आदमी ये मानने को तैयार है कि जब इमरान साहब मोदी जी को फोन करते थे, बात करेंगे और मोदी जी उनको लटकाते रहते थे कि भाई आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इसी बीच में उन्होंने वहां पे कानून बना दिया, उन्होंने धारा 370 हटा दी। उन्होंने आप क्या कर रहे थे उस टाइम? आपकी फॉरेन पॉलिसी कहां थी, आपकी मिलिट्री कहां थी, आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? तो वो मानते हैं हर तरीके से फेलियर है। और ये बात केवल एजाज साहब की नहीं है, ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, उनका भी यही स्टेटमेंट है। जो उनके फवाद चौधरी है वो इससे पहले इस चीज को कह चुके हैं। तो किसी एक की नहीं है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं। और आपको बता दूं, कोई भी मिनिस्टर इमरान खान साहब के कहने में नहीं है, हर कोई इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से किसी भी टाइम कोई भी स्टेटमेंट दे देता है। तो वहां पे सारी चीजें अव्यवस्थित है। शिवदान साहब, लेकिन अगर हम ये देखें, अगर ये हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान को वहां की आर्मी से सपोर्ट है और जिस तरह से वहां के अपोजिशन लीडर्स ने भी ये बोला कि ये इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड ये सरकार है, और इमरान खान को ये कहा कि अब तक के सबसे कमजोर वो PM है, तो वो दिख भी रहा है कि जिस तरह से उनके वजीर दाखिला जो है उनसे बिल्कुल अलग जाकर ये बयान दे रहे हैं। तो क्या एजाज साहब ने जो बयान दिया है उन्हें फौज का कोई डर नहीं है? क्योंकि अगर ये माने कि इमरान खान को फौज का सपोर्ट हासिल है तो ऐसे में एजाज साहब इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि एक मेरे साथी उन्होंने बोला है, एक तो ये कारण हो सकता है कि ऐसे TF को ये दिखाना चाहें कि देखिए हमारे होम मिनिस्टर कितने वरीड हैं और हम एक्शन ले रहे हैं। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण, जैसे मैंने बोला है, डिसइंटरेस्टेड
और डिजेनरेटेड स्टेट में आकर के उसने ये स्टेटमेंट दिया है। आपको लग रहा है सोचा समझा बयान है? सोचा समझा बयान है एजाज अहमद का, और वो उसकी मनोस्थिति दर्शाता है, और वो स्थिति में पहुंच गया है कि अब ये सरकार ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि ये इसका पतन शीघ्र होगा। इसलिए उसने बोला है कि अपना उसने जैसे उसी कॉन्शियस ने बोला है, उसको अलाउ को प्रेशर डाला है, उन्होंने अपनी कॉन्शियस से ये स्टेटमेंट दिया है जो बिल्कुल सच्चाई के नजदीक है। तो इसलिए ये इसमें, और आर्मी एक अब इस स्टेज में है कि वो आर्मी भी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आर्मी ऐसे बातों पर क्या बोलेगी। वो क्या बोलेगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब नहीं है, क्या बोलेगी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और एक बात और बता, इसमें जो सबसे सीरियस बात है वो ये कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान जो है पूरी तरह से फेल हुआ है, नाकाम हुआ है इंटरनेशनली, वो ये बताने में, अपनी बात को रखने में नाकाम है। दूसरी बात जो उन्होंने इंपॉर्टेंट इसमें कही है कि पाकिस्तान को दूसरे जो ममालिक है वो संजीदा तरीके से नहीं लेते। देखिए ऐसा है, ये तो प्रूव हो चुका है, ये तो प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान को कोई संजीदा तरीके से नहीं लेता है। सारे मंचों पर प्रूव जो हो गया उसको है। एक्सप्लॉइट करता है केवल वही संजीदा तरीके से लेता है। जैसे अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया तो उसने उसको सीरियसली लिया, अब चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है सीपीसी के द्वारा तो उसको सीरियसली लिया है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो तक पाकिस्तान में बिलीव नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में कोई पाकिस्तान को बिलीव नहीं कर रहा है, और जहां पर भी वो अपने प्रस्ताव भेजता है यूनाइटेड नेशन में, कहीं भी उसके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एरेना में क्या पोजीशन रह गई है। वो केवल इसलिए उनकी पोजीशन इस तरह हुई है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को इनस एंड आउट देखा है कि आतंकवाद को किस तरह पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, और किस तरह से जब अपने घर की हालत खराब होती है तो बाहर वाले भी उसको नापसंद करने लगते हैं। यही हाल पाकिस्तान की हुई है। बिल्कुल। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा उन्होंने मेंटेन नहीं की है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, और वो वर्ल्ड से चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें। कौन करेगा इस तरह की इज्जत? कोई नहीं करेगा। तो यही हालत पाकिस्तान की हुई है। ओके, ऋषि मिश्रा जी। देखिए, जनरल साहब के बात से थोड़ा डिसएग्री करते हैं कि जनरल साहब ने कहा कि एजाज अहमद का जो बयान है कि उसमें उससे कहीं कहीं एफएटीएफ में फायदा होगा। तो एजाज अहमद ने तो पोल खोल दी है। जिस चीज के लिए एफएटीएफ ने उसका इरादा था है कि एफएटीएफ प्रतिबंध लगाए, उस पे तो मोहर लगा दिया है एजाज अहमद ने। तो एफएटीएफ में तो लेकिन साथ साथ ये भी कहा है ऋषि जी, उन्होंने कहा है कि चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन क्योंकि उस हुकूमत में है वो, उन्होंने कहा कि हम दरअसल काम कर रहे हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस तरह के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो लोग शामिल हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, ये भी उन्होंने कहा है। तो इस हिस्से को किस तरह से एजाज अहमद ने स्वीकार किया है ना कि हमारे यहाँ ये आतंकवादी शिविर या आतंकवादी संगठन ऐसे चल रहा है। तो ये तो खुद इमरान खान ने भी एक्सेप्ट किया था। उन्होंने अमेरिका जाकर बताया है कि देखो इस तरह की स्थिति है और मैं इस पर एक्शन ले रहा हूं। एसएटीएफ को इस तरह से उन्होंने ये शो करने की कोशिश की है, उन्होंने ये शो किया है कि देखो मेरी कंडीशन की हालत ये है जिसके कारण आपने मुझे इस लिस्ट में डाला है, मगर मैं एक्शन ले रहा हूं इन लोगों के ऊपर। तो इस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है माधवी जी कि आपके लिए ये चीजें जो है हुकूमत के लिए और आसान हो गई हैं? क्योंकि खुद अगर मुल्क के वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इन तमाम कंडीशंस को इंटरनेशनल मंचों पर, अब आगे जब भी हम जाएंगे हमेशा हमें कामयाबी मिली है, लेकिन आगे और पुख्ता तरीके से हम अपनी बात को रख पाएंगे कि भाई आपके तो होम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान का मुद्दा ऐसा है जो कभी भी आसान नहीं हो सकता देश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यही करता रहा कि किस तरीके से आतंक का साया जो है मंडराता रहे देश के ऊपर, भारत के ऊपर में। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ आसान होने वाला है। हाँ, लेकिन जो इनकी दयनीय स्थिति हो रही है और जो ये एकदम खुल के सामने आ रहे हैं और ये जो जिस तरीके के इनके मंत्री लोग बोल रहे हैं, उस बयानों से तो ये साबित हो ही रहा है कि इनकी इंटरनल स्थिति बहुत खराब है, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को हमारी बात को और मजबूत करने के लिए पुख्ता एक तरीका होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि ये जो स्थिति है ये अब जो चलती आ रही है उसको देखते हुए बाकी के जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां पर सभी लोग इस चीज को जानते हैं, और कहीं ना कहीं एकजुटता जो भारत के साथ सभी देशों ने बनाई है, शायद उसका भी ये परिणाम मुझे लगता है कि उसके कारण से भी ऐसा हुआ है कि एकदम अलग थलग हो गया पाकिस्तान, और वो जो अपनी नीति को मजबूती से कोशिश कर रहा था कि नहीं किसी तरीके से संवेदना के साथ या दूसरे अलग अलग तरीके की बातें कहकर संवेदना
संवेदना ले सके, जनता की भी संवेदना लेने की कोशिश की कि चलो जुम्मे की नमाज के बाद आप लोग सब लोग निकलो, सेंटिमेंट्स के साथ में राजनीति करने की कोशिश की, जहां वो पूरी तरीके से फेलियर होता चला गया। और उसकी वजह से जनता ने जब नकारना शुरू किया तो आज ये स्थिति है कि ये आवाज किसी मंत्री की नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात पैदा हुए, जनता की आवाज को मंत्री ने उठाया, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल जनता हमारे ऊपर हावी होने वाली है। तो एक तरीके से वो ये हो सकता है कि राजनीतिक की आवाज जो है उन्होंने दरअसल ये एक राजनीतिक खेल भी हो सकता है कि वो जनता को कोशिश कर रहे हैं कि जनता की बात को हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक डूबती नैया में ऐसा मुश्किल है क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ अगर आप खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में आवाम की सिंपैथी भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आवाम तो ये सोचेगी ना हमने तो एक मजबूत डायरेक्शन के लिए, नेतृत्व के लिए आपको चुना था। देखिए दोनों चीजें होंगी। आवाम ये सोचेगी कि हमने मजबूत निर्णय के साथ में एक सरकार को स्थापित किया जिससे हमारा आगे और बढ़ा, मतलब पाकिस्तान उन्नति की तरफ जाए। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी होगी कि जब ये फेलियर साबित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग इनके विपक्ष में आके बात कर रहे हैं, तो उससे एक ये चीज साबित हो जाएगी, जनता जिस चीज को मुद्दा को उठाने की कोशिश कर रही है, जनता प्रयास कर रही है कि भाई अब ये जो हालात पूरे देश में उनके पैदा हो चुके हैं उनमें उनका सहयोगी कौन है, क्योंकि कहीं तो कोई दिखता नहीं है, चारों तरफ तो यही स्थिति बनी हुई है कि जनता अलग थलग महसूस अपने आप को पड़ी। और ऐसे में इमरान खान हमें देख रहे हैं लगातार 2 जुमे से कश्मीर आर मनाते हैं, जहां पर तमाम जो है चीजों को बंद कर दिया जाता है, लोग सड़कों पर आते हैं और वो जाके वहां तकरीर देते हैं। और कल वो पीओके में जा रहे हैं, वहां पर जाकर पीओके में तकरीर देंगे, क्योंकि उन्हें ये साफ पता चल गया है कि कश्मीर तो कभी उनका था ही नहीं, ना कभी होगा। अब पीओके शायद उनको बचाने की जो है वो फिक्र सता रही है, और यही वजह है कि वो अब पीओके का रुख कर रहे हैं। और जब घर में ही पाकिस्तान घिर गया है तो बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां के खुद वजीर दाखिला इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुद अपनी हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हरकतों की वजह से जहां हम आकर खड़े हो गए हैं अब हमें कोई संजीदा तरीके से नहीं लेता है। और यही वजह है तमाम इंटरनेशनल जो मंच है वहां पर पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, उनकी बात को सुन नहीं रहा है। और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कश्मीर दरअसल हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और इसमें हम किसी भी तरह की मदाखलत नहीं करेंगे, खुद पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में इन मामलों को देखे। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रही हूं। ऋषि जी, अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को पीओके का डर सता रहा है और यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बोला, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के जो रोज टीवी चैनल्स पर वहां बैठते हैं और ये कहते हैं कि भाई अब पीओके बचा लीजिए आप, क्योंकि अगली बार जो है जो वार होगा वो पीओके पे होगा। बिल्कुल, देखिए अभी जो भारत में सरकार है और जो सत्ता जिनके पास है, सशक्त लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और नरेंद्र मोदी जी ने करके भी दिखाया है। और पाकिस्तान बार बार मजाक बनाया करती थी भारत का कि 370 हटा के देखो, 35 हटा के देखो, चिढ़ाते थे। 70 साल में ऐसा भारत कोई भी ऐसी सरकार हमारे देश की नहीं रही कि जो उसको छेड़छाड़ कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा चुन के आते ही साहस दिखाया और 370-35 को हटाया। तो पाकिस्तान को कहीं न कहीं करारा झटका लगा। हम लोग भी जैसे उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार हो सकता है 35A को हटाए या 370 तीन में से किसी एक चीज को टच करे, लेकिन एक बड़ा झटका देना, 370 हटा देना, 35A हटा देना, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी घोषित कर देना। तो एक ऐसी झटका जो पाकिस्तान को लगा, पाकिस्तान बिल्कुल डी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है और पाकिस्तान को डर है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का अगला स्टेप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे हो, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न है। और 1947 में जब ये मामला हुआ था तो वो कुछ जो 40% जो जम्मू एंड कश्मीर का भाग है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था। तो ये पाकिस्तान को डर सता रहा है। उसी का कारण आप देख रही हैं कि इमरान खान बार बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके रैली करते हैं, मीटिंग करते हैं। अब तक तो उन्हें पीओके का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन अब वो मुजफ्फराबाद जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर रैली करने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, पाकिस्तान में यदि पंजाब वाले बेल्ट को छोड़ दीजिए तो आप देखिए पाकिस्तान के हालात क्या है। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हालात देखिए, वहां इतनी गरीबी है और अशिक्षा है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, तो वहां के लोग खुद असंतुष्ट है। और बार-बार जो है वो हमारी
लिए फायदेमंद है। बार बार वहाँ रैली होता है, पाकिस्तान रैली होता है कि हमें आजाद किया जाए, हमें और ऐसे में सिद्धांत हमने देखे हैं कि यूएनएचआरसी में हमें देखे हैं जो गिलगित बल्टिस्तान के जो वहां पर एक्टिविस्ट जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोड़ा बना हुआ है, हम हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ये अगर सीधे तौर पर कह दिया गया है। देखिए 1949 से इनकी दुर्गति शुरू हुई गिलगित बाल्टिस्तान की। 1949 में जैसा आप जानते हैं 1949 में पाकिस्तान में डिसीजन लिया गया कि गिलगित बाल्टिस्तान पूरे एरिया को पीओके से अलग कर दिया जाए और अलग करके वो स्टेटलेस बना दिया। ना वहां पर कोई असेंबली थी, ना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, और वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं था। वहां पर एक अंग्रेजों का लागू किया हुआ कानून, सरहदी अपराध नियंत्रण कानून, जो अंग्रेजों ने जानबूझकर इतना सख्त बनाया था कि सरहदी एरिया में जो इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं क्रिमिनल्स, उनको रोकने के लिए सख्त कानून वो लागू किया गया। नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ आईपीसी या सीआरपीसी या और कानून लागू होते, वो कानून वहां पर नहीं था। तो वहां के नागरिकों को आराम से पुलिस अरेस्ट करती थी, उनको इंटरोगेट करती थी और उनको जिस तरह चाहे उनको रखती थी। इस प्रकार से उनके अभी तक, उसके बाद 1974 में उनको प्रॉपर मार्शल लॉ लगा दिया गया गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में, और अब तक वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जुल्म जिस तरह से वहां पर हो रहा है, वो अब हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान के साथ ही वो तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पाकिस्तान को किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, उसके अपने घर में इतने दुश्मन मौजूद हैं और खुद अब जो इमरान सरकार है उसमें दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की इस बहस में बस इतना ही।